निजी सुरक्षा उद्योग के लिए बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने PSARA नियमों यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट को और आसान व प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त कार्यशाला में 400 से ज़्यादा उद्योग प्रतिनिधि और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में लाइसेंस, ट्रेनिंग, भर्ती और नियमों के बेहतर पालन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि निजी सुरक्षा कंपनियों का काम आसान बनाना, उद्योग को मजबूत करना और देश की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। मेरा नाम कुंवर विक्रम सिंह है। मैं सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, उसको रिप्रेजेंट कर उसका चेयरमैन। आज का जो सम्मेलन हुआ है, मुझे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज के एसोसिएशन हैं, कैप्सी के चैप्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ साथ इस सारी जो हमारा जो वर्कशॉप हुई, ज्वाइंट वर्कशॉप है, इसका आयोजन गृह मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके तत्वाधान में हुआ है। उनके तत्वाधान में हुआ है। और ये पहली बार है कि वो अब इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आनी है, जो चेंजेस आने हैं, उसके लिए भारत सरकार बहुत ही अब आगे बढ़ के काम कर रही है। हमारी इनके साथ लगातार मीटिंग्स हो रही थी। कोई इस सेक्टर में कोई 1 करोड़ के करीब तो सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत है। अब उनकी सैलरीज भी बढ़ गई है। जो नया वेज कोड आया है, उसके हिसाब से हर सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो कम से कम 40 से 60% तक उसमें वृद्धि हुई है, जिसमें उनका आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, और उसी ढंग से सरकार उनका आगे जीवन कैसे सही हो उसके बारे में भी बातचीत हुई है। यहाँ पे जितने लोग आए थे, जहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी आए थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हर प्रदेश में एक वहाँ की स्टेट द्वारा अपॉइंटमेंट IPS ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ पे लाइसेंसिंग का काम करते हैं। हमारे जो मेन पॉइंट थे कि हमारे लाइसेंसिंग में रिन्यू करने में बहुत देरी लगती थी, कई बार तो एक साल लग जाता था। जो नए लाइसेंस ग्रांट करने हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो आज जो हमारे जो यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, श्री प्रसन्न जी, इज जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस मॉडरेशन, वो जहाँ पधारे हैं। कृति गर्ग जी हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी, वो जहाँ पधारे हैं। बाकी लोग भी पधारे यहाँ पे। तो उन्होंने सारी बातों को सुना है। अब इस मीटिंग के बाद तुरंत ही एक बिजनेस मीटिंग होने जा रही है। वो बिजनेस मीटिंग जो होगी, उसमें पूरे प्रदेश से जो एसोसिएशन आई हैं, उनके एक दो लोग बैठेंगे, नेशनल एसोसिएशन के बैठेंगे, और साथ की जितनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कम से कम कोई 15 के करीब स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी IPS सबसे सारे लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी साथ बैठेंगे। तो आमने सामने बैठ के फिर हम अपनी जो भी हमारी समस्या है उसका वो समाधान देखेंगे। और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत थोड़ी दिनों में ही होम मिनिस्टर जी, उन्होंने इसी के बारे में चर्चा करने की मीटिंग बुलाई हुई है। तो लगता है कि सरकार बड़ी सीरियस हो गई है कि इस सेक्टर के विकास के लिए, इसके सुधार के लिए, और हमारे लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो प्रधानमंत्री का एक नारा है कि हर जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, उसमें कैसे इसमें ईज लाया जाए, कैसे इसका विकास हो, कैसे हम लोग अच्छे ढंग कर पाए, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका कैसे वेलफेयर हो, उसकी भी सारी चीज़ें इसमें अब एक इसकी चर्चा हुई। तो लगता है एक नए युग का शुरुआत हो रहा है हमारे हाँ, it is the oldest association in the country. You see, the birthplace of this profession of private security industry was Maharashtra. I belong to Maharashtra, Mumbai, and the Maharashtra government brought very good, actually एक एक्ट लाए थे गार्डों के सुधार के लिए। फिर हम लोग पसारा के लिए काफ़ी ट्राई किया था, 2005 में पसारा आया। तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो कंट्रोलिंग अथॉरिटियाँ बनी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी चक्कर हम लोगों ने काटे हैं, और लास्ट में ये एक्ट के अंदर जो कमी है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोई भी एक्ट तब तक कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ने फाइल की थी कि जब तक तीनों को स्टेक होल्डर को आप नहीं लाएंगे, जो एंगेज करता है सिक्योरिटी गार्ड को, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको पेमेंट करता है, सिक्योरिटी एजेंसी सप्लाई करती है, और सिक्योरिटी गार्ड जो मेन है एसेट को काम करना है। तो सिक्योरिटी गार्ड का इसके अंदर वेलफेयर सर्विस कंडीशन नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि उसकी भी सर्विस कंडीशन रखी जाए। आज कोई आप देख रहे होंगे कितनी उनको पेमेंट मिलती है, कभी भी सिक्योरिटी एजेंसी का टर्मिनेट कर देता है। लेकिन इस सेक्टर की जो ग्रोथ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रोथ है इस सेक्टर की,
मैंने 1973 में एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया था, आर्मी से आने के बाद एक्स सर्विसमैन हूँ। तो उस टाइम पे 8-10 सिक्योरिटी एजेंसियां थी। आज तकरीबन 30,000 वैलिड लाइसेंस लिए हुए सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। उस टाइम 10,000 गार्ड थे, आज कम से कम 80-85 लाख सिक्योरिटी गार्ड हैं। और हमारी गवर्नमेंट से जो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि ये गार्ड गरीब तबके से आते हैं, इनके पास लेबर का काम नहीं करना, लेकिन रिस्पेक्टफुल एक जॉब है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के खड़े होता है। इनको आप 15-20 दिन की जो ट्रेनिंग है, जैसे आप आर्मी को देते हैं, फौज को देते हैं और ये होम गार्ड को देते हैं, पुलिस को देते हैं, एक आप इनके लिए 15-20 दिन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आप रखें। उसके अंदर आपको एडवांटेज होगा, ये जो 80 लाख की फोर्स है, इनका पूरा डाटा आ जाएगा आपके पास में, ट्रेनिंग हो जाएगी इनके पास में, और डाटा आने से आप इनको एक मास्टर कार्ड दे दीजिए। कहीं पे भी अगर वो जाता है तो आपके पास डाटा है। आपने देखा होगा जो हाउसिंग सोसाइटी में या कहीं पे भी सबसे पहले कौन आता है? सिक्योरिटी गार्ड आता है। कोई भी इमरजेंसी, कोई भी डिसास्टर अगर ऐसा होता है तो बाकी अथॉरिटीज बाद में आती हैं, लेकिन गार्ड सबसे पहले होता है। आपने कोरोना में देखा होगा, हॉस्पिटल हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, सबसे पहले हमारे गार्ड रहे हैं वहाँ पे। और लेकिन एक गार्ड का जो वेलफेयर है वो इस एक्ट में नहीं था। अभी हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको भी आप ऐड करें, ताकि ये तीनों चीज़ों के अंदर बैलेंस हो। ट्रेनिंग आप देते हैं सबको, तो ये गवर्नमेंट अगर ट्रेनिंग देगी जैसे मैंने अभी बताया है, तो एक ओरिजिनल होगा। सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर क्या देना है आपने? सही यूनिफॉर्म पहनना, ड्रिल थोड़ी बहुत ये आना चाहिए उसको, फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। दो चीजें जो है ना सबसे पहले इमरजेंसी में आती हैं। बाकी एवेक्यूएशन, कोई अटैक हुआ या कोई आग लग गई तो कैसे सीनियर सिटीजन को लाना के लाना, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी जो ट्रेनिंग है इसके अंदर जैसा फौज वालों को दी जाती है, पुलिस को दी जाती है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर भागना है, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, कोई 50-60 का, 60 साल का, वो पेट भरने के लिए आते हैं अपना जो है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि उनका डाटा भी गवर्नमेंट के पास में आ जाए, कि कल को किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी में जाता है, आपके पास में पूरा डाटा है 80 लाख लोगों का। और ये 80 लाख लोग ना तो आपके पास आर्मी में उतरे हैं, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस, ना पुलिस। ये 80 लाख के सोल्जर खड़े होते हैं आपके पास में, आपके पास उनका डाटा है। और ये एक सेक्टर ऐसा है, बाकी पे आपको खर्चा करना पड़ता है। हम लोग 80 लाख गार्ड, अगर 25,000 रुपये हम जो चार्ज करते हैं एक से भी अगर उसको पकड़े, तो गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ जीएसटी जनरेट कर रहा है। एक तो हम 80 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और कम से कम गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहे हैं। बाकी जगह पे गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, तो कम से कम हमारे गार्डों के लिए उसके लिए जो है ना थोड़ा बेसिक आप जो ट्रेनिंग देंगे उसमें उनको खाने पीने का इंतजाम कर दो 15-20 दिन, उसको थोड़ी पेमेंट दे दो, तो वो हर एक आदमी आके जो है ना ज्वाइन करना चाहेगा कि जिसको ट्रेनिंग लेनी है। अभी दिक्कत क्या है कि जो ट्रेनिंग जो छोड़ी है वो सिक्योरिटी एजेंसियों पे छोड़ी है। सिक्योरिटी एजेंसी अपने बहुत कम मार्जिन पे काम करती है। अगर वो 20 दिन एक को मैं ट्रेनिंग देता हूँ सिक्योरिटी गार्ड को जो है, वो कल को नौकरी छोड़ के चला जाता है, मेरा 25-30 हजार रुपया फिर मेरे को दूसरे को तैयार करना है, तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पॉसिबल नहीं। गार्ड के लिए भी पॉसिबल नहीं हो कि 20 दिन अपना उसको बगैर पेमेंट के, बगैर खाने के अपने उसके ऊपर ले। तो थोड़ी गवर्नमेंट को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि इनको 10-15 दिन का ट्रेनिंग हम दें। होम गार्ड सेंटर क्या नियम बना रही है सब चीजों? है, अभी सरकार के नियम क्या है? अभी सरकार के नियम ये है कि अभी तक ये जो एक्ट है, जो पसारा एक्ट है, ये सिर्फ यूज करने वाले के लिए बना है कि गार्ड ऐसा होना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी ने ये करना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी ने ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेंड गार्ड होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है जो एंगेज कर रहा है कि जब मर्जी उसको टर्मिनेट कर दे, जब मर्जी उसको निकाल दे। गार्ड की सर्विस कंडीशन इसके अंदर नहीं है। अभी तक का कानून ये है, ट्रेनिंग देना जिम्मेवारी सिक्योरिटी एजेंसी की है। ट्रेनिंग सेंटर खोलो। आपने देखा होगा किसी एजेंसी के पास 100, 200, 500, 1000 आदमी है, वो इतने बड़े ट्रेनिंग सेंटर कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। वो फिर कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेते हैं, ये लेते हैं जो कि उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है।
तो हमारा कहना वही है। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि मैं एमएचए को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया और उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचने के लिए एक उन्होंने साधन दिया और बोलने का मौका दिया। जी, मैंने अपनी बातें रखी, मैंने सिर्फ वेलफेयर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड की बात की है, क्योंकि ये जो कानून है इसमें कहीं भी वेलफेयर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वैसे हम लोग 1983 से मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई गार्ड बोर्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उस एक्ट में गार्ड के वेलफेयर की अलग से स्कीम है। तो मैंने वही कहा है कि वैसा ही कोई स्कीम आप नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कीजिए। और उसके लिए मैंने प्रपोज किया है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक वेलफेयर गार्ड बोर्ड बनाया जाए, जिसमें मालिक प्रतिनिधि, कामगार प्रतिनिधि, एजेंसी के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि सभी उसमें मेंबर बने और सिक्योरिटी गार्ड को एक परमानेंट आधार कार्ड की तरह यूआईडी नंबर दिया जाए, जिसमें उसके सारे डाटास हो, उसके पूरे सर्विस रिकॉर्ड्स हो, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सारे कुछ हो, और वो परमानेंट रहेगा। जैसे पीएफ में यूएन नंबर है, वो एजेंसी चेंज करता है बट नंबर चेंज नहीं होता, उसका सारा रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो वैसे ही होगा कि गार्ड को एक साधन मिलेगा कि वो आज इस एजेंसी से दूसरी एजेंसी में चले जाता है, फिर भी उसका सर्विस रिकॉर्ड एज इट इज रहेगा, और दूसरी एजेंसी को फायदा ये होगा कि उसके तैयार डाटा वाला गार्ड मिल जाएगा। तो इसमें सभी का फायदा है और धीरे धीरे सरकार अब इस और ध्यान दे रही है। मैं फिर से सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वेलफेयर पे वो ध्यान दे रही है।